तो अभी हम लोगों ने इंटरव्यू के बारे में और पीपीडीटी के बारे में और बाकी अदर टास्क के बारे में देखा एसएसबी के। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट और ऐसा टास्क जो आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, जो कि GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के साथ आप रहते हैं, 2 दिन तक रहते हैं, जिसमें कि 6 या 7 घंटे का अगर टाइम मैं पूरा कैलकुलेट करूं तो 6-7 घंटे आप GTO के सामने रहते हो। उसमें 10 टास्क होते हैं GTO की सीरीज़ में। अगर हम GD1 और GD2 को अलग अलग काउंट करें तो उन टास्क की स्ट्रैटेजी पंकज की क्या रही थी, कि क्या सोच थी, वो अब हम लोग देखेंगे। पहले पंकज बताइए, GD में और GD-GP जो कि बैठ करके ग्रुप में बात करने वाले टास्क हैं, इन दोनों में आपका क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या थिंकिंग थी और किस तरह से GD और GP में कलेक्ट किया था? GD जब आपका देखो पहले क्या होता है कि GTO1 आपका शुरू होगा, तो अब सबसे पहले आपके पास GTO आएंगे और आपको ब्रीफ करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। GTO ही इज़ अ मैन हु इज़ हैविंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आप एक दिमाग में चीज़ रखिए कि वो उसकी पर्सनैलिटी कितनी तगड़ी होगी, वो आप देख के खुश हो जाओगे सबसे पहले GTO को, व्हाट अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज़ हैविंग। मेरे जो GTO थे, ही वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैन, ठीक है। अब जैसे ही आपका GTO शुरू होगा तो सबसे पहले मैं सर, जैसे आपने बताया GD की बात करते हैं, तो GD में क्या हुआ था कि हमारे 2 GD होते हैं। सबसे पहले आपको पहला टॉपिक, वो आपको 2 टॉपिक देते हैं, आपको दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। मेरा था कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया, या फिर ग्रोइंग ग्रोथ ऑफ इंडिया, शायद ऐसे ही था, ग्रोइंग ग्रोथ ऑफ इंडिया, कि इंडिया की ग्रोथ क्यों इतनी तेज़ी से हो रही है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। इकोनॉमिक रीज़न था, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, और तीसरा था एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें क्या है, GD का मैं आपको अगर क्रक्स बताना चाहूँ कि हाउ यू कैन हैव अ गुड कंट्रोल ओवर द GD में जैसे ही आपका शुरू होगा, आपको 3 लीड दी जाएंगी। तो आपको सबसे पहले अपनी लीड चूज़ करनी है कि मैं उस लीड पर कैसे बोलूँ। मतलब आपके पास सारा का सारा आइडिया हो जाएगा कि आपको 3 लीड मिलेगी, तो ऐसी एक लीड होगी जिसके ऊपर आपके पास बहुत तगड़ा मटेरियल होगा उस रिलेटेड टॉपिक से, अगर आप प्रिपरेशन करके जा रहे हो, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, माइंड में सबसे पहले चीज़ ये रखनी है कि मेरे को शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अगर आप पहले मेंबर हो GD में बोलने वाले, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आप टॉपिक को एक तरीके से बस एक्सप्लेन करो, ठीक है। पहला ऐसा नहीं कि आपने शुरू किया, आपने तुरंत लीड पर स्टिक होकर आपने कहानी शुरू कर दी। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले ग्रुप के सामने आपको एक टॉक देनी है, किसके बारे में, टॉपिक के बारे में, कि ये अपना टॉपिक है, मैं ऐसे ऐसे हम लोग इसके बारे में ऐसे ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसके बाद होगा, जैसे ही GD शुरू हो जाएगा तो आपको अपनी लीड पर स्टिक होकर के उस टॉपिक के बारे में आपको बोलना है, ठीक है। आप उस टॉपिक के बारे में क्या बोल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सकता है, क्योंकि देखो 2 चीज़ें होती हैं। मैं आपको 2 चीज़ें बनाता हूँ, एक तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए, दूसरी चीज़ आपकी बोल्डनेस, जो कि मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देता था बोल्डनेस पे, आपकी बोलने की इफेक्टिविटी कैसी है, ठीक है। क्योंकि आप ग्रुप के साथ बैठे हो, कल को आप कहीं अगर आर्मी में सेलेक्ट हो रहे हो, तो आप ग्रुप को कैसे डील कर रहे हो, आपके क्या फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या बोल्डनेस है, क्या आप ग्रुप को कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स कैसे हैं, क्रिस्प रखो उसको बिल्कुल, और 40 से 45 सेकंड या फिर 30 सेकंड के अंदर भी आप अपने पॉइंट्स बोलो। फिर क्या होती है, दूसरी चीज़, आपको ओवर डोमिनेट कभी नहीं करना। अगर आपने ये माइंडसेट दिमाग में रखा है ना कि मेरे ग्रुप के एक मेंबर को रिकमेंड होना है, अगर ये माइंड सेट लेकर के अगर आप GD में बैठोगे तो आप पक्का GD आपका तगड़ा जाएगा। क्योंकि आपका अगर ये माइंड सेट रहेगा तो आप लोगों को, बंदों को चांसेस दोगे, उनकी बात को कंसिडर करोगे, बिकॉज देयर इज समथिंग इन योर माइंड दैट यू हैव टू रिकमेंड ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर ग्रुप, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर आप GD बोल रहे हो तो आप 40-45 सेकेंड बोलो, फिर उसके बाद रुक जाओ, बंदों को बोलने दो, उनके पॉइंट्स को कैप्चर करो। उनके पॉइंट्स, अगर आपको कोई लीड मिल रही है, अगर उनके पॉइंट्स से आपको कुछ मिल रहा है कि हाँ मैं अपनी लीड पर इनके पॉइंट्स से ऐसे कुछ बोल सकता हूँ, तो आप उसको कोरिलेट करो, आप उसको वीव करो। तो उससे क्या होगा कि GTO को भी लगेगा कि आप बंदों के पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हो। अगर आप अपनी लीड पे अपने ही पॉइंट्स रखे जा रहे हो, किसी की सुन ही नहीं रहे हो, तो उससे क्या होता है यार, यू आर सेल्फ सेंटर्ड, यू आर सेल्फिश, है ना। आप सेल्फिश हो यार, अपने बारे में केवल बता रहे हो, ठीक है। अपनी लीड्स को केवल चुन करके उसी पे बोले जा रहे हो लगातार। आप बाकी बंदों की भी लीड्स को चुन सकते, आप बाकी बंदों की भी बातों को चुन सकते हो। यानी कि लीड, ऐसा नहीं करना है कि आपने लीड ही चेंज कर दी, अपने लीड पर रह करके बाकी बंदों की बात सुन करके आपको वीव करते हुए चलना है, ठीक है। हमारे साथ क्या हुआ था कि हमारे को 20 मिनट दिया गया था GTO द्वारा कि आप 20 मिनट में अपनी, कोई बात नहीं, चलो कंटिन्यू। हाँ, 20 मिनट में आपको अपना क्या है कि पूरा का पूरा देना है, ठीक है। अब क्या था कि 15 मिनट तक तो लोगों ने अपनी अपनी लीड पे बोला। बाद में क्या हुआ, ऐसा 5 मिनट आए, ऐसे 5-6-7 मिनट हो गए कि बंदों के पास पॉइंट्स नहीं बच रहे थे। तो मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ थी कि यार एक लीडर कौन होता है जो स्टेटस चेंजर होता है।
लीडर कौन होता है? जो अपॉर्चुनिस्टिक होता है। लीडर कौन होता है? जो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता है, जो कंक्लूजन देता है, जो अपने ओपिनियंस देता है। तो कंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे कि सेकंड टॉपिक मेरा था जनरेशन गैप का, बंदों ने अपनी अपनी लीड पे बोला कि यार टेक्नोलॉजी से हो सकता है या फिर बढ़ती एज ग्रुप के साथ जनरेशन गैप हो सकता है, बंदे अपनी अपनी लीड पे बोल लेते, पर नो वन वाज डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशंस। मैंने लास्ट के पॉइंट्स में क्या बोले थे? मैंने कहा था ओके जेंटलमैन, वी हैव डिस्कस ऑन द लीड, सो वी कैन आल्सो डिस्कस ऑन द सॉल्यूशंस ऑफ दिस थिंग दैट इज जनरेशन गैप। तो सॉल्यूशंस मैंने बताया, उसमें क्या हुआ, बंदों का और एक्टिवनेस बढ़ी और बंदों ने जो है बोलना चालू किया किसके ऊपर? सॉल्यूशंस के ऊपर। दैट टाइम जीटी वाज जस्ट पीपिंग आउट एंड ही वाज सीइंग मी। मेरा वो फेस देख रहा था कि मैं कैसे अपने सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। तो वो चीज़ क्या हुई, मज़ेदार हो गई थी लास्ट क्लास में। तो आपको सॉल्यूशंस देना, अपने ओपिनियंस देने हैं, ठीक है। ये होगी आपकी जीडी खत्म। अब नेक्स्ट पे आते हैं लेक्चरेट पर। लेक्चरेट एक ऐसा पार्ट है जो कि आपकी टेस्ट किस चीज़ को कर रहा है, यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं बंदे कि यार टेस्ट कर रहा होगा नॉलेज। नो, ही इज़ नॉट गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज, यू हैव कम टू द पॉइंट ऑफ दिस टास्क। तो उससे पहले आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं चेक हो चुकी होगी, कहीं ना कहीं इंटरव्यू में चेक हो चुकी होगी, आपकी ग्रुप डिस्कशन में आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा चेक हो चुकी है, ठीक है। लेक्चरेट क्या है कि अगर आप खड़े होकर बोल रहे हो ना, लक्ष्य मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें अमिताभ बच्चन कैसे अपनी ग्रुप को लीड करता है, कैसे डील करता है, उसके अंदर एक एनर्जी होती है कि नहीं होती है? वो एनर्जी आपको दिखानी, वो बोल्डनेस दिखानी है, वो इफेक्टिविटी दिखानी है, और वो आई कॉन्टैक्ट दिखाना आपको कि यार आप बंदों के साथ कैसे बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है उस समय, ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स। आपको 4 टॉपिक मिलते हैं लेक्चरेट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्या होता है? हाई लेवल होता है, बीच के 2 होते हैं मीडियम लेवल, जो कि सोशल प्रॉब्लम्स है, फिर सोशल लाइफ के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। लास्ट आपकी पर्सनल टॉपिक होता है, जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट टीचर, ऐसे करके आपके ऊपर होता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपिक आप चूज़ करें तो इट इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपिक मेरे को नहीं आ रहा है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा पॉइंट चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ मत सोचो यार, चौथा पॉइंट उठाओ, चौथा टॉपिक उठाओ और उसके ऊपर बोलो। आपकी उस समय क्या होनी चाहिए? इफेक्टिविटी तगड़ी होनी चाहिए, आप आई कांटेक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर ऐसा मच के बोलो कि यार जीटीओ को लगे कि हाँ भाई, अगर चौथा बंदे ने टॉपिक चूज़ किया है तो ही इज़ नॉट डीमोरलाइजिंग हिमसेल्फ, ही इज़ ट्राइंग टू स्पीक, ही इज़ हैविंग दैट आइडिया, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि आप क्या, आपकी इफेक्टिविटी क्या है, रादर देन कि आपकी नॉलेज क्या है। लेक्चरेट में ये इंपॉर्टेंस रखती है, और 3 मिनट आपको पूरा बोलना है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट आते हैं पीजीटी के ऊपर, जो कि होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आपको हेल्पिंग मटेरियल मिलता है, एक प्लैंक मिलता है, एक रोप मिलती है, एक लोड मिलता है, और साथ में एक बल्ली मिलती है, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है। आपको जीटीओ सब कुछ बताएगा ग्राउंड में कैसे कैसे करके जाना है। देखो, ये क्या है? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। नाम क्या है इसका? प्रोग्रेसिव। आपको एक प्रोग्रेसिव मैनर में चलना है, ग्रुप है आपका, ठीक है, और ये टास्क है जो कि ग्रुप का टास्क है, ठीक है। बंदे क्या करते हैं? कुछ कोचिंग वाले बंदे थे मेरे साथ, मैं कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूँगा सर, मैंने खुद एक कोचिंग की नहीं है। वो क्या करते थे? भागने लग जाएंगे पहले दूसरे नंबर पे, ठीक है। ग्रुप गया भाड़ में, पीछे कौन क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं, पीछे ग्रुप वाले अपना अलग डिस्कशन, 1-2 बंदों का आगे अलग डिस्कशन। ये अगर आपने चीज़ कर दी ना, ही इज़ गोइंग टू रिजेक्ट यू बाई गिविंग 0 मार्क्स। जो भी मार्क्स देते हो, जैसा भी करते हो, मैंने ये रियलाइज़ किया, क्योंकि जो 2 बंदे आगे गए थे उनका रिकमेंडेशन नहीं हुआ, जो कि मैंने देखा, एंड आई वाज हैविंग द आइडिया इनसाइड माय माइंड दैट यार दे आर नॉट विद द ग्रुप। मैं क्या था, पीजीटी में तीसरे और चौथे नंबर पे बने रह रहा था। चेस्ट नंबर 8, चेस्ट नंबर 5 मेरा था, 1 और 2, चेस्ट नंबर 1 और 2 आगे चल रहे थे, ठीक है। उसमें क्या था, मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि यार ग्रुप का टास्क है तो ग्रुप को साथ में लेकर के चलना है। At the time when they were not getting the idea, but they were not consulting with the group, this is the bad thing। आपको क्या करना है? आपको ग्रुप के साथ कंसल्ट करना है यार, कैसे हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। आप एक एक बंदे से पूछो, आप एक एक बंदे के आइडियाज़ लो, अगर वो बंदा करने में सक्षम है तो आप उसको आगे भेजो। यू आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू हिम, जस्ट एक्ट लाइक अ लीडर यार। आप अगर आप लीडर हो तो आप अपने ग्रुप के साथ चलोगे कि नहीं चलोगे? आपके अगर ग्रुप को कोई भी एक मेंबर पीछे रह रहा तो यार उसको पीछे छोड़ दोगे क्या? ऐसा तो नहीं करोगे ना, आप उसको भी आगे लेके चलोगे ना। तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हो पीजीटी में, भले आपके पास आइडियाज़ आ रहे हो नहीं आ रहे हो, वो मैटर नहीं करता यार। अगर आप ग्रुप को साथ में लेकर चल रहे हो ना पीजीटी में, देन यू आर गोइंग टू रिकमेंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ पीजीटी। सेम विद एचजीटी, सेम विद एफजीटी, फुल ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप टास्क। आइडियाज़ अपनी जगह यार, आइडियाज़ तो आपको आएंगे। यू आर अ कैपेबल मैन, यू हैव दिस मच आइडिया कि यार ऐसे बल्ली फंसाएंगे, ऐसे करके सपोर्ट लेंगे, ऐसे करके आगे चले जाएंगे। वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज अ स्मॉल थिंग जो आपको वहाँ पर लगाना है। बाकी आप ग्रुप को कैसे लेकर चलो, दिस इज द क्रक्स ऑफ पीजीटी, एफजीटी एंड एचजीटी, जो कि मैंने किया था, ठीक है। मैं तीसरे चौथे नंबर पर बना था और मैंने पूरे ग्रुप को बताया था कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग, मैं सबके आइडियाज़ ले रहा था उस समय, ये था।
कमांड टास्क के ऊपर आते हैं तो कमांड टास्क मेरा बोल सकता हूँ सर, जैसा कि मैंने सर को भी बताया था कि कमांड टास्क मेरा एक ऐसा चीज़ था कि जो सही नहीं गया था, ठीक है, बिकॉज मेरा कमांड टास्क सबसे एक टफ मिनट था। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, सही नहीं गया था दैट मीन्स कि इनका अच्छा था, जीटीओ ने बहुत सारे कलर चेंज किए थे, बहुत टफ दिया था, तो इनके हिसाब से वो इनका अच्छा नहीं गया था, लेकिन एज अ कैंडिडेट और डिजर्विंग कैंडिडेट के हिसाब से वो अच्छा ही होता है जब आपको टफ चीज़ें मिलती हैं और यू आर नॉट एबल टू डू एज फार एज कमांड टास्क इज कंसर्न, तो दैट मीन्स कि जीटीओ इज ट्राइंग टू find something in you कि whether he is getting the right candidate towards the conference for the plus chess member or not, तो बस वो कंफर्मेशन होता है, तो इसलिए इनका टास्क अच्छा नहीं हुआ था। बात बाकी अच्छा नहीं होना का रिस्पेक्ट दूसरे में मत लीजिएगा आप लोग। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जीटीओ ने पता है मुझे क्या बोला था एक बार, मेरा टास्क मेरे को बोला, मतलब मेरे को क्या सबको बोला था उसने कि यू आर थिंकिंग कि आपका टास्क अच्छा नहीं गया है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने दैट आई वॉज एबल टू कैप्चर फ्रॉम द जीटीओ स्पीकिंग। यू आर थिंकिंग दैट योर टास्क इज़ नॉट गुड, बट जीटीओ को क्या लग रहा है, जीटीओ को ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका टास्क अच्छा लग रहा हो, ठीक है, वो आपको लग रहा है, वो आपने बर्डन ले लिया है। तो मैंने उस समय थोड़ा सा वैसा ले लिया था यार। कमांड टास्क मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या होता है। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना, तो मुझे एक लाइन से दूसरी लाइन, मुझे कोई बॉम्ब डिफिजन वाला नहीं मिला था पर उसमें स्ट्रक्चर्स थोड़े से बोल सकते हो कि आप डिफ़िकल्ट थे। जो पीजीटी का 3rd लेवल था वो मेरे को दे दिया गया था, थोड़ा सा उससे टफ था, है ना, मेरे को ऐसा लगा। तो शुरुआत में 5, 6, 7 मिनट मैं सोचता रह गया, फिर उसके बाद मैंने कैसे कैसे करके आइडिया लगाया और मैं आगे तक पहुंचा। एट लास्ट उन्होंने ये कह दिया कि आपके सबऑर्डिनेट्स आर डेड, उन्होंने ऐसे बोल दिया, और कि आपकी जो है रस्सी भी टूट चुकी है, विद द हेल्प ऑफ प्लैंक यू हैव टू क्रॉस द एरिया। और उसमें क्या था कि प्लैंक मैंने फंसाया और वो ऐसे बन गया स्टीप, ठीक है, एक आइडिया ये लग रहा था। दूसरे में क्या था, 4 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस हो रही थी। तो ये वाज सेइंग कि जेंटलमैन इट इज़ ग्रेटर देन 4 फीट, यू आर ब्रेकिंग द रूल ऑफ डिस्टेंस। और दूसरा क्या था कि आपकी हाइट ज़्यादा हो रही है कि इट मे बी रिस्की। तो मैंने कहा सर आई एम ट्राइंग टू रिकवर द आइडियाज। सो मैं फिर से दिमाग लगाने लगा। एट दैट टाइम जीटीओ टोल्ड मी कि आपका ये ब्लू पार्ट अब वाइट हो चुका है। तो ब्लू पार्ट पे आराम से सपोर्ट लग गया, फिर उसके बाद वी वर एबल टू क्रॉस। एट दैट टाइम आई वॉज हैविंग द आइडिया, यार थोड़ा सा दिक्कत हो गई लग रहा है कमांड टास्क में। देन आई केम टू माई ग्रुप और मैंने ग्रुप को बताया कि ऐसा हो गया। तो ये सब चीज़ें थी मेरी कमांड टास्क की। और बाकी आपको ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताता हूँ। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस क्या है यार, आपका ग्रुप है, आपको एक स्नेक मिलता है, आपको लेकर के स्नेक को जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आपके पास 6 से 7 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। एक्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल उसमें। हाँ या सर 10 थे या 10 या 11। तो उसमें क्या था, मेन चीज़ क्या थी यार, आप ग्रुप के साथ कैसे काम करें। फिर वही बात आ जाती, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस आपको ग्रुप के साथ जाना है, इंडिविजुअल काम नहीं है आपका, ग्रुप के साथ आपको जाना है। मैंने क्या किया था, जिस पॉइंट पे मैं जा रहा था मैं बंदों को कोऑर्डिनेट कर रहा था कि यार कैसे इसको पार करना है। तुरंत हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि वो वॉल वाला आता है, वॉल वाला सबसे टफ माना जाता है और उस पे से क्रॉस करके आगे वाले वॉल पे से फिर जंप करना होता है अपने को, ठीक है सर, यही तो। उसमें बल्ली लगी होती है। उसमें क्या होता है कि बंदे वॉल के ऊपर चढ़ नहीं पाते। तो मैंने तुरंत बोला कि भाई आप ऐसे हाथ लगाओ। 2 बंदों को मैंने नीचे बैठाया लिटरली, और उस पर वहाँ पर मैंने बोला कि इनको जंप कराओ ऊपर की तरफ। ऊपर मैं खड़ा था, मैं सबसे पहले गया और मैंने क्या किया, कम से कम 8 या 9 बंदों को ऊपर खींचा मैंने खुद से। एट दैट टाइम जीटीओ वाज स्टैंडिंग बिसाइड मी एंड ही वाज नोटिंग डाउन समथिंग। मैंने सोचा कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है। फिर उसके बाद मेरा एक तमिलनाडु का बंदा था, उसका क्या था, उसकी हाइट छोटी थी, तो ही वॉज स्केयर अबाउट द हाइट। वो जब हाइट वाले उस पर चढ़ रहा था तो वो स्केयर हो गया था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। वो ही वॉज नॉट एबल टू क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल। एट दैट टाइम मैंने अपनी पोजीशन छोड़ के मैं पीछे आया, खुद मैंने अपनी पोजीशन छोड़ी, मैं पीछे आया और मैं पीछे से उसको मोटिवेट करके धक्का दे के हल्का हल्का मैंने उसको पार कराया। तो एट दैट टाइम ऑल्सो वो शो करता है कि आप यार अपनी पोजीशन छोड़ के, आप अपना सेक्रीफाइस करके आप पीछे आ करके उसको पीछे से सपोर्ट कर रहे हो। तो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में आपको क्या है, ग्रुप के साथ चलना है, ठीक है। ग्रुप के बंदे कहीं भी, अगर कोई भी बंदा ऐसा लग रहा है आपको ज़्यादा हेल्दी नहीं है, अगर वो फंस रहा है कहीं भी नहीं है, उसको यार उठा करके उसको आगे करो कैसे भी करके। अब आते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल पे। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल क्या होता है, सिंपल है यार, आपके पास ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, उसमें कमांडो वॉक होती है, बर्मा ब्रिज होता है, आपके पास जिगजैग होता है, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम फ्रेशर था तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, ना कुछ किया, बस मैंने फोटोज़ और वीडियोज़ में देखा था यार ऐसे ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मैंने कभी किया नहीं था। अगर आप हेल्दी हो, आपकी फिजिकल फिटनेस सही है तो आप वो कर जाओगे। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यार, जब आप एसएसबी के लिए जा रहे हो ना, तो 15-20 दिन पहले कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहो। थोड़ी बहुत रनिंग हो गई, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपने कार्डियो कर लिया, कुछ अपना दौड़ भाग लिया, तो उससे क्या होता है आपके अंदर फुर्तीलापन बना होता है। नहीं तो आप अगर ग्रुप ऑब्स्टिकल और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करके अगर जीटीओ
डे 2 के लिए जाओगे ना तो आपकी पूरी क्रैम्प आपके हाथ पैर में रहेगी, आप चल भी नहीं पाओगे सही से। तो ये चीज़ आप मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले से आप तैयारी करके चलो उस चीज़ की। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल सिंपल्स थे और वो पार हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब आप टाइगर लीप लेते हो, जब आपकी टाइगर लीप होती है तो उस समय आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आप कूदते हो, रोप को पकड़ते हो तो उस समय हाँ, तो उसको क्या करना है कि अपने पास रख के आपको ऐसे एक साथ आपको नीचे नहीं आना, तो आपकी क्या हो जाएंगी, सारी उंगलियां छिल जाएंगी, ठीक है। आपको जर्क दे के नीचे आना है। दूसरी चीज़ एक होती है टार्जन जंप। टार्जन में क्या होता है कि आपको वहाँ पर चढ़ करके आपको रोप पकड़ाएंगे, वहाँ पर वहाँ जो ग्राउंड्समैन रहते हैं आपको रोप पकड़ करके आगे की तरफ स्विंग होना है। तो उस समय आप पैर क्या हो, जैसे आप ऐसे जा रहे हो तो ऐसे आपको पैर नीचे की तरफ नहीं रखने। उससे क्या होता है कि आपको वो टच हो जाता है रेड ब्रिक से पहले ही, तो वो काम नहीं करना, आपको पैर ऐसे रखने हैं तो आप सिंपली चले जाओगे। तो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं। और बताना चाहूँगा जिगजैग वाले जो सर ने मुझे बताया था, सर ने मुझे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बारे में सब कुछ सही से बताया था कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जिगजैग वाले पहले कर लो, जिससे क्या होता है कि आपका बैलेंस खराब नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी है कि जिगजैग वाले पहले कर लो, ये सब कर लो। जो ज़्यादा पॉइंट्स वाले हैं उनको अगर आप पहले कर ले रहे हो तो और भी अच्छी बात है। फिर अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप रिपीट कर लो उन सब चीज़ों को, ठीक है। कभी भी होपलेस मत हो, जहाँ भी रेड मार्क वाला पोर्शन होता है वहाँ हाथ पैर मत रखो। कीप इट इन माइंड दैट अगर आप रेड वाले पोर्शन पे हाथ पैर रख रहे हो तो इट विल कट योर मार्क्स, ठीक है। एज अ फ्रेशर यू विल बी गिवन द चांस। यार वो फ्रेशर हो ना आप, अगर जैसे मैं फ्रेशर था तो छोटी मोटी मैंने मिस्टेक्स की थी। मैंने क्या किया था, एक ब्लंडर कर दिया छोटा सा। उन्होंने कहा था GTO ने कि यू हैव टू स्टार्ट वंस आई प्ले द विसल आफ्टर कॉलिंग द चेस्ट नंबर। मैंने क्या किया, चेस्ट नंबर बोलते ही मैंने शुरू कर दिया था। एट दैट टाइम GTO वाज लिटरली लाफिंग कि यार इसने चेस्ट नंबर बोलते ही शुरू कर दिया विसल बजाने से पहले ही। तो मैं उस समय रुका नहीं, मैंने कहा कि अब तो ये आई हैव स्टार्टेड दैट आई डोंट वांट टू स्टॉप। अगर मैं स्टॉप करूंगा तो इट शोज दैट यू आर लैकिंग बिहाइंड योर डिसीजंस, ठीक है। तो मैंने शुरू कर दिया और मैंने खत्म कर दिया इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो ये पूरा था आपका GTO सारे अब इसके अलावा बस एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह रही है वो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बारे में। और रुको उससे पहले जो मैं अभी बताऊं कि पंकज का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रही, इन्होंने हमेशा ग्रुप को ग्रुप की तरह देखा। जैसे अभी बताया कि मैं पीछे आया अपना उसको देखा, ये देखा कि हम सारे के सारे रिकमेंड होना चाहते हैं। तो वो जो बिहेवियर होता है वो बहुत मुश्किल होता है। जो रिपीटर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ऑलरेडी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। या जिसने एक बार भी SSB को दिया है, GTO या कोई भी टास्क, कोई भी इंटरव्यू हो, तो हम हमेशा एक कंपटीशन की भावना से जाते हैं कि ये हमारा कंपटीशन है और ये सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो उस टाइम पर इस चीज़ को सोचना, जैसे प्रभात की भी कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने आपको बताया था, प्रभात ने एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया था अपनी कॉन्फ्रेंस में कि उससे पूछा गया तुम बाहर बैठ करके क्या सोच रहे थे, तो उसने कहा सर मैं कुछ नहीं सोच रहा था। कहता क्यों? और वो चाहता था वो पूछे क्यों, तो उसने ये जवाब दिया कि सर इस टाइम पर कुछ ना सोचने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं सोच रहा क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो ये चीज़ होती है कि आप कंपटीशन उसको मान नहीं रहे हो। जितने बंदे वहाँ बैठे हुए हैं तो उनको आप एज अ चाहते हो कि वो भी सिलेक्ट हो, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है मैनेज कर पानी जब आप किसी भी इंटरव्यू या किसी भी टेस्ट के लिए जाते हो कि आप ये चाहो कि सामने वाला भी सिलेक्ट हो जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप MCQ टेस्ट देते हो, NDA का देते हो, CDS का देते हो, अदर किसी सर्विसेज का देते हो, तो आप जैसे आपने आंसर टिक किए हैं तो आपके अंदर ये नहीं होता कि बगल वाला अगर पूछे तो उसको भी बता दें। ये मन में आता है कहीं ना कहीं, आप नहीं चाहते हो क्योंकि ये कंपटीशन है। और उस टाइम पर SSB इंटरव्यू के GTO टास्क में इस तरह से परफॉर्म करना कि जिससे कि पूरा ग्रुप ही हमारा एक फैमिली टाइप का और इन सबको ही रिकमेंड कराना है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल से किसी भी कैंडिडेट के अंदर इनकलकेट हो पाती है। और जैसा कि और मुझे लगता है कि ये भी उन कई सारे रीजंस में से एक है जिसकी वजह से पंकज सिलेक्ट हुए। तो ये सारा था, इट वाज ऑल अबाउट GTO। जिन क्वेश्चंस के आप लोगों को लग रहा है कुछ छूट रहे हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी GPE के बारे में तो अभी थोड़ा सा रह गया है, GPE के बारे में और बताने के बाद फिर हम लोग इसको GPE में, हाँ सर, GPE में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले GTO आएंगे, आपको पूरा मैप पहले समझाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपके GTO के आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द GPE। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। जो GTO बता रहे हैं आप उनको ध्यान से सुनो, क्या क्या वो आपको बता रहे हैं। सारे मैप को विजुअलाइज करो कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर है, सब कुछ विजुअलाइज करो अच्छी तरीके से, ठीक है। स्टडी द मैप प्रॉपरली। आफ्टर दैट यू विल बी प्रोवाइडेड द नरेशन और आपको वो बोलेंगे कि आपके पास लिमिट टाइम है 10 मिनट का, आप उसको आराम से पढ़ो, ठीक है।
तो उस समय क्या है कि जब आप नरेशन को पढ़ रहे हो ना, तो सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर लो अच्छी तरीके से कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये कंडीशंस हैं, यहाँ पर ये सिचुएशंस हैं अकॉर्डिंग टू द मैप में जो जो चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस, कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम है, सही से उसको विजुअलाइज करो। एट दैट टाइम डोंट थिंक एनीथिंग, उस समय डोंट थिंक कि क्या क्या हो रहा है दुनियादारी में, क्या नहीं हो रहा है। एट दैट टाइम टोली बी फोकस्ड ऑन द मैप इटसेल्फ, ओके, विद योर नरेशन। फिर उसके बाद क्या होगा, चीटी आपसे नरेशन ले लेते हैं, फिर आपके पास नरेशन नहीं बचता है, तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लो कि टाइम कहाँ पर क्या है, कौन सी प्रॉब्लम कहाँ पर है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितने लोग हैं, सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर लो। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जीपी का मैंने फॉर्मेट कैसे मैं लिखता था, वो फॉर्मेट पूरा मैं सर से बोल दूंगा कि वो आपको दे दे, ठीक है। मैं पूरा एक फॉर्मेट मैंने बना रखा है। हाँ। सबसे पहले मैं एम लिखता था, उसके ऊपर टोटल टाइम मेरे पास कितना है, फिर उसके बाद सारे के सारे प्रायोरिटीज़ लिखता था कि कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ लिखनी है, फिर उसके बाद रिसोर्सेज लिखता था, फिर उसके बाद क्रिटिकल टाइमिंग्स लिखता था, फिर उसके बाद मैं पूरे प्लान को लिखता था। प्लान में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप क्रिस्प लिखो बिल्कुल, ठीक है। एट द टाइम ऑफ नरेशन, एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन आप इलॉबरेट करके बताओ कि इस रूट से जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग यू आर हैविंग ओनली 10 मिनट्स, तो यू हैव टू राइट इन अ कॉन्साइज मैनर, कि आप उसको कॉन्साइज मैनर में लिखो अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर क्या है कि आपको डिस्टेंस और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि लोग मिस करते हैं। 99% लोग मिस कर देते हैं यार, मैं सही बता रहा हूँ कि उसमें मिस कर देते हैं डिस्टेंस और टाइम लिखने के लिए। हमारे ग्रुप में किसी ने नहीं लिखा था, मैंने बाद में पूछा, मैंने लिखा था उस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि डिस्टेंस और टाइम लिखना है वहाँ पर आपको। एट लास्ट आपको क्या लिखना है कि जो आप काम कर रहे थे, जिस काम से आपकी जीपी शुरू हुई थी, जिस काम से आपकी प्रॉब्लम, जैसे कि वहाँ पर गए आपने फिशिंग करना चालू किया था ना, तो एट लास्ट यू हैव टू राइट दैट वी हैव टू कंप्लीट दैट फिशिंग, या फिर वी हैव टू गिव दैट डॉक्यूमेंट टू हिम। जो आप काम कर रहे थे, जहाँ पर से आपको प्रॉब्लम मिलना शुरू हुई थी, उस काम को आपको ख़त्म भी करना लास्ट में, ठीक है। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। और लास्ट में ये ऐड करो कि ऑल मेट एट दिस पॉइंट, फिर उसके बाद आपने प्रोसीड किया। प्रायोरिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा यार। प्रायोरिटीज़ देखो क्या होती है कि एक नॉर्मल इंसान अगर आप इंटेलेक्ट लगाएगा कि कहीं लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को पहले लिखो। फिर उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग जाओ कि टाइम के अकॉर्डिंग कहाँ पर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हैं, तो उसको सेकंड प्रायोरिटी में रखो। थर्ड प्रायोरिटी में फिर टाइम के हिसाब से कौन सी कम क्रिटिकल सिचुएशन वो लिखो। फोर्थ ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी की गाय गुम हो गई, किसी का पोनी का पैर टूट गया, या फिर किसी का छोटा सा कोई हट जल गई है ना, जो कि खाली हट हो सकती है, ठीक है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसको लास्ट प्रायोरिटी में डालो, ठीक है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। ऑल प्लान्स शुड बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, ये भी आपको लिखना है। ग्रुप का डिवीजन इंपॉर्टेंट है कि आप कितने मेंबर्स कहाँ पर क्या भेज रहे हो, ठीक है। ये पूरा जीपी का होता है, उसका मैं फॉर्मेट सर से बोल दूँगा, वो डाल देंगे। फिर उसके बाद शुरू होती है अपनी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप क्रक्स पॉइंट दो, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स दो, और ऐसी चीज़ दो कि जिससे कि मज़ा आ जाए यार सुनने पर, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें ऐड की थी रिसोर्सेज के मामले में, कि एक शॉप थी जहाँ पर हम लोग थे, है ना। शॉप के पास में एक पर्सन प्रोफेशनली ब्लीड हो रहा था, तो मैंने कहा कि शॉप में अपने को क्या मिल सकता है, एक मोटरसाइकिल तो मिल ही सकती है यार शॉप में। वहाँ पर क्या है, टी शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ मोटरसाइकिल आपको मिल ही सकती है एज अ मीडियम। दूसरी चीज़, आपको फर्स्ट एड मिल सकती है शॉप में। इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड कि आप वो शॉप क्या है, टी शॉप है कि क्या है क्या नहीं है, तो आपको फर्स्ट एड भी वहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि यार हॉस्पिटल जो है वो आप आसपास आप देखो कई बार क्या होता है, विलेज में लोग, छोटे मोटे विलेज में भी लोग हॉस्पिटल कंसिडर कर लेते हैं। जब तक वहाँ पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं लिखा, आप मत कंसिडर करो। आप जो आपके हेडक्वार्टर्स होते हैं, जो आपके यहाँ पर मेन शहर होते हैं, उसमें तगड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ आप प्रोसीड करो, ठीक है। सेम पुलिस स्टेशन के केस में भी होता है। बात बाकी आपका जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो आप ऐसे क्रक्स पॉइंट्स दो, ठीक है। और वही सेम चीज़ जो मैंने आपको पीपीडीटी में बताई थी कि वीव करते हुए चलना है, सबके पॉइंट्स लेने हैं। ये भी आपका एक क्या है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। जहाँ ग्रुप जुड़ जा रहा है ना, वहाँ चीज़ दिमाग में रखो कि आई हैव टू रिकमेंड ईच एंड एवरी मेंबर, सबके पॉइंट्स लो, वीव करते हुए चलो, एज अ ग्रुप यू हैव टू रिएक्ट, ठीक है। व्हाट इज़ योर डिलीवरी, व्हाट इज़ योर बॉडी एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, बोल्डनेस, वो इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जैसे ही सब कुछ कंक्लूड करोगे, अगर आपको एक ग्रुप आपको एक ग्रुप का नरेशन के लिए अगर आपको चूज़ किया जाए, तो उसमें आपको ये कंसिडर करना है कि जो आपने पूरा जीपी किया है, तो उस जीपी में आपको सबके पॉइंट्स लेकर के बोलने हैं, ठीक है। जितने भी बंदे हैं सबके पॉइंट्स लेकर के बोलना, अपना ग्रुप नरेशन नहीं करना, अपना जीपी नहीं बताना, ठीक है। सेम कंडीशन पीपीडीटी में भी अप्लाई होती है कि आपको सबके जो जो आपने डिस्कस किया वो आपको डिलीवर करना। सिंपल ये मैं जीपी का बताना चाहूँगा। और जीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फॉर्मेट। जीपी में सारी की सारी आपकी OLQ शो होती हैं, और जो आपने लिखा रहता है ना, वो डोजियर में आपका जो फॉर्मेट आपने जीपी लिख के दिया होता है, वो है डोजियर आपकी लाइफ टाइम सर्विस तक वहाँ पर रखा रहता है, ठीक है। सबसे ऊपर रखा रहता है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, कि आप कैसे चीज़ों को लिख रहे हो, किसको प्रायोरिटाइज करो, किसको नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये सब जीपी का था। ठीक है, चलिए, आपको जो भी डाउट हो, जो अदर क्वेश्चंस हो, तो वो आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है।
चलिए तो गौरव बंद कर दो इसको। हाँ भैया